शकील महज 2 साल का था जब प्रोफेसर फारूक साहब ने उसे यतीम खाने से गोद लिया। जब फारूक साहब शकील को घर लेकर आए थे तो मिसिस फारूक बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। हालांकि उनकी शादी को अभी 5 साल ही गुजरे थे, लेकिन उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। उन्होंने शकील को बहुत लाड प्यार से पाला, मगर 2 साल बाद जब प्रोफेसर साहब का अपना बेटा पैदा हुआ तो मियाँ बीवी की तवज्जो शकील से कम होने लगी। वो इस बात को समझने लगे कि शकील तो उनका अपना खून नहीं और उन्हें पूरी तवज्जो अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर देनी चाहिए। प्रोफेसर साहब यतीम खाने वापस गए और ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं शकील को वापस यतीम खाने के हवाले करना चाहता हूँ। शकील चूंकि बच्चा था और जब प्रोफेसर साहब उसे वापस यतीम खाने छोड़ कर गए तो यहाँ आकर वो ना कुछ खाता था, ना पीता था और दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। यतीम खाने के मैनेजर ने जब शकील की यह हालत देखी तो उनसे रहा न गया। प्रोफेसर साहब से मुलाकात की और कहा कि मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि इस बच्चे को दोबारा अपने घर ले जाएं, क्योंकि वो आप लोगों से बहुत मानूस हो चुका है और आपकी जुदाई में ना वो कुछ खाता है ना पीता है। मगर प्रोफेसर साहब ने शकील को वापस लाने से इनकार कर दिया। 22 साल बाद प्रोफेसर का अपना बेटा यूनिवर्सिटी से वापस घर आ रहा था। एक ट्रैफिक हादसा पेश आया। बेहोशी की हालत में उस बेटे को अस्पताल लाया गया और प्रोफेसर साहब को इत्तला दी गई कि आपका बेटा फलां हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। प्रोफेसर साहब अस्पताल में भागे आए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब उनकी नज़र डॉक्टर पर पड़ी तो दंग रह गए। प्रोफेसर फारूक साहब क्लास में कम और सफ़र में ज़्यादा रहते थे। वो मुख्तलिफ इंसानों की ज़िंदगी पर रिसर्च कर रहे थे और उन पर एक किताब लिख रहे थे, और इस किताब की तकमील के लिए वो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ सेमिनार में शिरकत करते। ऐसे ही एक दिन वो यतीम खाने में पलने वाले बच्चों की ज़िंदगी पर कुछ लिखना चाहते थे। यतीम खाने जाने से पहले वो 2 ओल्ड होम भी विज़िट कर चुके थे, जहाँ पर ऐसे वालिदैन से मुलाकात की जिन्होंने अपनी औलाद के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। उनकी तालीम और तरबियत परवरिश पर अपनी ज़िंदगी मुशक्क़त में डाली, लेकिन फिर वही औलाद उनको ओल्ड होम छोड़कर चली गई। प्रोफेसर फारूक साहब को इस बुजुर्ग का चेहरा नहीं भूल रहा था जो कल उसने ओल्ड होम में देखा। उसके यहाँ 4 बेटे थे, चारों तालीम याफ्ता और आला ओहदों पर फाइज थे। वो आला ओहदे पर तो फाइज थे, लेकिन इंसानियत उनमें शायद अभी भी नहीं थी। वो अपने बाप को ओल्ड होम महज इसलिए छोड़ कर गए कि यहाँ उनके लिए बहुत अच्छा माहौल है और ख्याल रखने के लिए डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि घर में तो अब्बा जान अकेले होते हैं। मसरूफियत की वजह से हम अपने वालिद को टाइम नहीं दे सकते। जब फारूक साहब ने उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या आप यहाँ खुश हैं, तो वो मुंह से तो कुछ ना बोले, लेकिन उनकी आंखों में आंसू जारी जरूर हो गए। उसने प्रोफेसर साहब को जवाब दिया कि जब आपकी औलाद जवान होगी आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे और आपकी ख्वाहिश होगी कि आपके बच्चे हर वक्त आपकी आंखों के सामने हों। मगर ये ख्वाहिश आपकी पूरी ना हो और आपके वो बच्चे आपको छोड़कर अपने से जुदा कर लें, महीने में 1-2 बार ही आपसे मिलने आए, तब मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आप ओल्ड होम में खुश हैं या नहीं। प्रोफेसर साहब इस बुजुर्ग के जज्बात समझ चुके थे और उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि मजीद उनसे कुछ पूछ सके। आंसू बहाते हुए वहां से चले गए, मगर शायद अभी भी प्रोफेसर साहब ने बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ सहना था। यतीम खाने पहुंचे तो वहां मौजूद हर बच्चे की अपनी अपनी कहानी थी। इंतजामिया प्रोफेसर साहब को बच्चों के बारे में मालूमात दे रहे थे और वहीं पर पहली बार प्रोफेसर साहब ने शकील को देखा। उसकी नीली नीली आंखें प्रोफेसर साहब को बहुत पसंद आईं। गो कि उसकी आंखें बहुत प्यारी थीं, लेकिन उन आंखों में एक उदासी थी। मैनेजर साहब ने देखा कि प्रोफेसर साहब इस बच्चे को काफ़ी देर से, काफ़ी गौर से देख रहे हैं, तो उसने प्रोफेसर फारूक साहब को बताया कि इस बच्चे का नाम शकील है। 6 माह पहले हम इसे यहाँ लेकर आए थे। ये उस बदकिस्मत माँ का बेटा है जिसने अपनी ही औलाद को जहर देकर मारना चाहा। फारूक साहब ने कहा कि मैंने ऐसे कई वाक़यात सुने हैं जिसमें गरीब वालिदैन अपने बच्चों को मार के खुदकुशी कर लेते हैं। मैनेजर ने बताया, मगर यहाँ मामला कुछ और ही था। शकील 1 साल का था और उससे बड़े उसके 2 भाई और एक बहन थी। शकील का वालिद रोजगार की तलाश में फैसलाबाद शहर आया तो बीवी बार बार उसे फोन कर कर यही कहती कि घर में आटा खत्म होने वाला है, आप जल्दी से पैसे भेजें। वो बार बार अपनी बीवी से यही कहता कि फिर वक्त पड़ोसियों से आटा मांग लो, मगर वो यही कहती कि पड़ोसी इसकी मदद नहीं करते। हालात की तंगी की वजह से उसने अपने चारों बच्चों को चूहे मारने वाली दवा खिला दी और खुद घर छोड़कर मैके वापस आ गई। पड़ोसियों ने उसके घर में जाकर देखा तो 2 बच्चे जान की बाजी हार चुके थे, जबकि 2 की हालत बहुत खराब थी। उन दोनों में से एक शकील भी था। शकील और उसकी बहन को अस्पताल लाया गया। शकील की बहन अस्पताल में दम तोड़ गई, जबकि 1.5 साल शकील को अल्लाह ताला ने बचा लिया।
मैके वाले अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं। वो खामोश रही और कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जब उस लड़की के वालिदैन को इत्तला दी गई कि उसने अपने चारों बच्चों को जहर दे दिया है, 3 बच्चे मर चुके हैं जबकि छोटा बेटा अस्पताल में जिंदा है, तो उन्होंने अपनी बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया। ये अपनी नौयत का सबसे अजीबोगरीब वाकया है, जहाँ पर एक बीवी अपने शौहर को सबक सिखाना चाहती थी कि उसने बच्चे पैदा तो किए हैं, लेकिन अब उनका ख्याल नहीं रख रहा। अस्पताल से ही उस बच्चे को यतीम खाने मुंतकिल किया गया और अब उसे 6 माह हो चुके हैं इधर आए हुए। प्रोफेसर फारूक साहब ने जब शकील की ये कहानी सुनी तो उसके दिल में दर्द पैदा हुआ। उसने मैनेजर से कहा कि क्या ये बच्चा मैं गोद ले सकता हूँ। मैनेजर प्रोफेसर साहब से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसने कहा शकील की खुश नसीबी होगी कि ये आपके घर में आपके जेर साया पले बढ़ेगा और तरबियत हासिल करेगा। फारूक साहब ये सुनकर बहुत खुश हुए। उसने मैनेजर से कहा कि मैं कल अपनी बीवी के साथ दोबारा आऊँगा और शकील को अपने साथ ले जाऊँगा। घर जाकर प्रोफेसर साहब ने अपनी बीवी को बच्चे की कहानी सुनाई और उसे ये भी बताया कि वो बहुत प्यारा है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। शौहर की बात सुनकर बीवी थोड़ी देर सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी, क्या आप अल्लाह ताला से मायूस हो चुके हैं? क्या आपकी अपनी औलाद कभी नहीं होगी? हमारी शादी को तो अभी 4 साल का अरसा ही गुजरा है। प्रोफेसर साहब ने अपनी बीवी को समझाया और कहा कि मैंने अभी इस मामले में सोचा तक नहीं। मैं तो खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी हमसफर मिली। बस इस बच्चे को पालना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं बस अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहता हूँ। मिसेस फारूक ने कहा कि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर आप एक बच्चे की कफालत करना चाहते हैं तो मैं उसमें आपका ज़रूर साथ दूंगी। दूसरे दिन ही फारूक साहब और उसकी बीवी यतीम खाने गए और शकील को अपने साथ ले आए। फारूक साहब तो बहुत खुश थे कि शकील अब उनके घर में रहेगा, हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहेगा। लेकिन उसकी बीवी कुलसूम ज़्यादा खुश नहीं थी। उसे ये बात बहुत अजीब महसूस होती थी कि शादी के चंद साल बाद ही उसके शौहर ने एक बच्चा गोद ले लिया। मगर उसने अपने शौहर की इस ख्वाहिश में उसका साथ दिया और इस बात की मुखालफत करने की कोशिश ना की। 2-3 दिन बाद कुलसूम अपने मैके गई तो उसकी वालिदैन उस पर बहुत नाराज हुए। खासकर उसकी माँ कुलसूम पर बरसने लगी कि ये तुमने क्या किया, तुमने फारूक को मना क्यों ना किया कि वो इस बच्चे को घर ना लाए। माँ बार बार अपनी बेटी से यही कह रही थी कि तुम्हारे इस अमल से तुम्हारा ही नुकसान होगा। कल को जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब तुम इस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे और यकीनन इस बच्चे के लिए भी ये बात ठीक नहीं होगी। फारूक ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया जिसके नतायज के शायद उसे इल्म नहीं। कुलसुम अपनी माँ को समझा रही थी कि माँ ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रही हैं। फारूक एक अच्छे इंसान है, खुदा तरस है। उसने इस बच्चे की कहानी सुनी तो उसे अपने साथ घर ले आए। ऐसी कोई बात नहीं जो आप सोच रही हैं। कुछ दिनों बाद कुलसूम की तबीयत खराब हुई तो फारूक अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे खुशखबरी दी कि आपकी बीवी उम्मीद से है। ये खबर सुनकर फारूक साहब जहाँ खुश थे वहाँ उसकी बीवी कुलसूम बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी शादी को तकरीबन 5 बरस होने वाले थे और उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। कुछ माह बाद प्रोफेसर फारूक साहब की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों मियाँ बीवी बेटे की विलादत पर बहुत खुश थे। उसने अपने बेटे का नाम हसन रखा। हसन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, कुलसुम की तवज्जो शकील से कम हो रही थी। पहले तो वो शकील से बहुत प्यार करती थी, मगर जब उसका अपना बेटा पैदा हुआ, तब उसकी मोहब्बत शकील के लिए कम होने लगी और ये बात खुद फारूक साहब ने महसूस की। और हालात को देखते हुए फारूक ने एक मुलाजमा घर में रखी और उस मुलाजमा की ड्यूटी थी कि वो शकील की देखभाल कर सके, उसका ख्याल रख सके। जब भी फारूक घर होता था तो उसे शकील के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद शकील का ख्याल रखने वाला था। लेकिन मसला ये था कि वो सारा दिन घर में नहीं रह सकता था। उसकी गैर मौजूदगी में शकील अपने आप को तन्हा महसूस करता, क्योंकि अब उसकी बीवी शकील से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती थी। जब भी शकील किसी वजह से रोता तो वो उसको डांटती और आया को भी यही कहती, इस बच्चे को चुप कराओ। फारूक अपनी बीवी के इस तर्ज अमल पर बहुत हैरान था। उसे नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगी। एक दिन जब फारूक घर आया तो उसकी बीवी ने साफ अल्फाज में अपने शौहर से यही कहा कि या तो आप इस बच्चे को वापस यतीम खाने छोड़ आए या फिर इसे किसी दूसरे घर में शिफ्ट करें, क्योंकि इस घर में मैं इस बच्चे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये एक ऐसी बात थी जिसको सुनकर वह हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं था कि उसकी बीवी इस हद तक तंगदिल हो जाएगी। खैर उसने अपनी बीवी को कोई जवाब ना दिया और यही समझा कि शायद ये गुस्से में है, थोड़ी देर बाद जब इसका गुस्सा उतर जाएगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। वो सुबह शाम अपने शौहर से यही बात करती थी कि शकील को यहाँ से ले जाएं। फारूक ने अपनी बीवी से कहा कि कैसी बातें कर रही हो, वो बच्चा हमसे मानूस हो चुका है और मैं भी तो शकील से इतनी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें अपनी औलाद दी है, इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं
कि इस वजह से हम शकील से लाताल्लुक हो जाएं। लेकिन बेगम साहिबा का तेवर बदले हुए थे। वो अपने शौहर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। बस एक ही रट लगाई हुई थी कि शकील को यहाँ से ले जाएं। 2-3 दिन तक फारूक साहब ने अपनी बीवी की इस बात पर कान न धरे और इसको कोई जवाब न दिया। तो एक दिन जब वो वापस आया तो बीवी ने सामान पैक किया हुआ था। उसने कहा कि मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, मुझे घर छोड़ कर आओ। फारूक ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, और ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे बेटे को यहाँ से लेकर आप चली जाओगी? आखिर वो मेरी भी औलाद है, मुझे इतना अजीज है, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मिसेस फारूक ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हसन से आपको कोई मोहब्बत नहीं, और आप क्यों परेशान होते हैं? आपको जो चाहिए था वो इस घर में मौजूद रहेगा, आपके साथ, आपकी आंखों के सामने। लिहाजा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही हमारे बारे में कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। फारूक ने जब बीवी के ये हालात देखे तो उससे कहा कि खुदा, मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात का यकीन करो। मैं किसी सूरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा घर टूट जाए। तुम खफा होकर अपने मैके चली जाओ, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन बाद मैं शकील के बारे में सोचता हूँ कि इसका क्या करना है। अब प्रोफेसर साहब जानते थे कि उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक ये कि इस लड़के को अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर ले और आया भी उसके साथ रहे, जबकि दूसरा रास्ता ये था कि यतीम खाने वापस छोड़ आए। वो शकील को दूसरे घर में नहीं छोड़ सकता था, और वहाँ चूंकि अकेली आया ही थी तो लोग अजीबोगरीब बातें करते, और सबसे बढ़कर उसकी अपनी बीवी अपने शौहर पर शक करती कि नौजवान आया एक बच्चे के साथ घर में अकेली रह रही है। आखिरकार काफी देर सोचने के बाद उसने शकील को वापस यतीम खाने छोड़ने का फैसला किया। वो दिन उसके लिए बहुत मुश्किल तरीन दिन था जब वो शकील को यतीम खाने छोड़ने जा रहे थे। बच्चा महज 3 साढ़े 3 साल का था। वो नहीं समझता था कि उसका बाप उसे कहाँ छोड़ने जा रहा है। वो तो फारूक को ही अपना बाप समझता था और उसकी बीवी को अपनी माँ समझता था। बच्चे को लेकर जब वो यतीम खाने पहुंचा तो मैनेजर ने उससे पूछा कि फारूक साहब, सब खैरियत तो है ना? आप शकील को यहाँ क्यों लाए हैं? फारूक ने सर झुका कर कहा, बात दरअसल ये है कि मैं इसको यहाँ छोड़ने आया हूँ। घर में शकील को काफ़ी मसाइल का सामना है, और मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा परेशान हो। यतीम खाने के मैनेजर ने कहा, फारूक साहब, अगर अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप शकील को वापस यतीम खाने छोड़ रहे हैं। कि आपके घर में एक बच्चे के लिए भी जगह नहीं? वो कहने लगा, ऐसी बात नहीं, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझे उम्मीद है कि मुझसे भी ज़्यादा इस बच्चे का ख्याल रखोगे। अगर मैं इस बच्चे को अपने घर में रखूँगा तो मेरा घर टूट जाएगा। मेरी बीवी मुझसे खफ़ा होकर घर छोड़ जाएगी, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मेरी मजबूरी को समझो, और इस वक़्त मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। फ़ारूक ने कहा, साहब, मैं तो आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। यतीम खाने के सारे बच्चे मुझे अपनी औलाद से बढ़कर हैं। लेकिन यकीन माने, ये पहली बार हुआ है कि कोई यहाँ से बच्चा लेकर गया हो और फिर वापस यतीम खाने छोड़कर जाए। ऐसा कैसे मुमकिन है? खैर, अब आपने जो फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शकील का यहाँ पहले भी ख़्याल रखा जाता था और अब भी रखा जाएगा। हम अपने फ़राइज़ से पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं। फ़ारूक वहाँ से वापस आया, लेकिन उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है। वापस घर आया तो बीवी ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया और कहा कि आपने मेरी बात पर अमल करके बहुत अच्छा किया। इस बच्चे की तालीम और तरबियत के बहुत बड़े मसाइल पैदा होते इस घर में। पहले की बात तो और थी। पहले हमारी औलाद नहीं थी, लेकिन अब हमारी औलाद है। कल को जब हमारा बेटा बड़ा होगा और जब उसे इस बात का इल्म होगा कि शकील उसका सगा भाई नहीं है, हमने यतीम खाने से उसे अडॉप्ट किया है, तब उसका रवैया शकील के साथ अच्छा नहीं होगा। मुस्तकिल मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था बच्चों के हवाले से। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसे वापस यतीम खाने छोड़ कर आएँ। यकीन माने, इसमें इस लड़के का भी भला है और हम भी सुकून से रहेंगे। फारूक अपने कमरे में गया और चुपचाप सो गया। बीवी ने महसूस किया कि आज फारूक की तबीयत ठीक नहीं, वो किसी से बात नहीं कर रहा, और वो वजह भी जानती थी, जिसकी वजह से उसका शौहर बुझा-बुझा सा है। फारूक का दिल करता था कि अभी बच्चे के पास चला जाए, हर रोज़ उससे मिले, और वो जब भी उसे मिलने जाता तो शकील भागता हुआ उसके पास आ जाता, और यतीम खाने से चले जाने पर वो रोने लगता था। फारूक जानता था कि उसे शकील से दूर होना पड़ेगा, ताकि शकील को उसकी आदत जो पड़ चुकी है वो ख़त्म हो जाए। 1 हफ़्ते तक वो यतीम खाने ना गया तो एक दिन मैनेजर खुद उसके पास आया। मैनेजर ने फारूक से कहा कि मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ, ये हकीकत है कि बच्चा जब से वापस यतीम खाने आया है, ना ठीक तरह से कुछ खाता है, ना पीता है, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है।
ہر وقت روتا رہتا ہے۔ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ مجھے اس بچے کی حالت کو دیکھ کر بہت ترس آتا ہے۔ کاش آپ اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتے تو ایسے مسائل کبھی بھی پیدا نہ ہوتے۔ لیکن جب آپ نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو واپس یتیم خانے چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں کیونکہ بچہ آپ دونوں میاں بیوی کو بہت مس کرتا ہے۔ فاروق کی سن کر خاموش ہو گیا اور مینیجر سے کہا کہ وہ بچہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گا، مگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ مینیجر نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بھی آخری بار آپ کے گھر آیا ہوں، دوبارہ آپ سے کبھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ مینیجر وہاں سے واپس آ گیا۔ اسے شکیل کی حالت کو دیکھ کر بہت ترس آتا تھا۔ اس نے ایک ڈاکٹر سے بات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شکیل جلد از جلد اس بات کو بھول جائے کہ اسے کسی نے اڈاپٹ کیا تھا۔ اگر ممکن ہے تو کوئی ایسی دوا یا انجیکشن جس سے شکیل کی یادداشت کم ہو جائے یا پھر وہ فاروق اور اس کی بیوی کو بھول جائے۔ مینیجر کی یہ بات سن کر ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا ممکن تو ہے، لیکن چونکہ وہ بچہ ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں ہم اس سے کسی قسم کا انجیکشن یا میڈیسن نہیں دے سکتے۔ اگر لمبے عرصے تک فاروق اس بچے کو نظر نہ آئے تو یقیناً وہ فاروق اور اس کی بیوی کو بھول جائے گا۔ فاروق کو منع کریں کہ وہ اب کسی صورت شکیل سے ملاقات نہ کرے، اسی میں اس بچے کی بہتری ہے اور وہ دوبارہ نارمل ہو سکتا ہے۔ مینیجر نے فاروق کو فون کیا اور کہا کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اب آپ کبھی بھی زندگی میں شکیل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ فون پر مجھ سے شکیل کی خیریت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اب کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ بچے کے سامنے آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے فاروق کو ان کی بات ماننی پڑی اور ایک لمبے عرصے تک اسے شکیل کو نہیں دیکھا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ فاروق اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا۔ پہل تو شکیل کے بارے میں یتیم خانے فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیتا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ اس نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے مینیجر نے یہ بتایا تھا کہ شکیل پڑھائی میں بہت ذہین ہے۔ تقریباً 22 سال بعد اس کا بیٹا حسن ایک دن یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا کہ ٹریفک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کے بیٹے کو قریبی ہسپتال میں پہنچایا گیا اور پھر فاروق صاحب کو کال کی گئی کہ اس کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور فلاں ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے۔ یہ سن کر فاروق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس حال میں تھا بھاگتا ہوا ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا بیٹا آپریشن تھیٹر میں موجود تھا اور اس کا آپریشن جاری تھا۔ میاں بیوی باہر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور فاروق سے کہا کہ آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو دونوں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بھاگے۔ وہ بار بار ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ حسن کو خون کی اشد ضرورت تھی اور اس کے خون کا میچ نہیں مل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا خون مریض سے میچ کر گیا اور ڈاکٹر نے 2 بوتلیں خون اسے دے دی۔ اس کے بیٹے حسن کو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ جب حسن کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو ایک بار پھر فاروق صاحب ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے دفتر گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے نام کی تختی دیکھی تو وہاں ڈاکٹر شکیل لکھا ہوا تھا۔ نام دیکھ کر اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ فاروق نے ڈاکٹر شکیل سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ شکیل نے بتایا کہ میرے والد کا نام عزیز ہے۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ وہی یتیم خانے کا مینیجر تھا جس نے فاروق سے کہا تھا کہ آپ اب شکیل سے نہیں مل سکتے اور بعد میں اس نے شکیل کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ فاروق جانے سے پہلے اس سے کہنے لگے بیٹا اگر برا نہ مناؤ تو میں آپ کے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شکیل کے گلے ملا اور پھر اس کا ماتھا چوما، رو کر کہا بیٹا تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں مگر میں نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ شکیل نے جب یہ سنا تو کہنے لگا انکل آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے بھلا میرے ساتھ ایسی کون سی ناانصافی کی؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور ڈاکٹر کو کوئی جواب نہ دیا۔ فاروق واپس گھر آ گیا مگر ڈاکٹر بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اس بزرگ نے آخر ایسی بات کیوں کہی؟ اس کا میرے ساتھ ایسا کون سا تعلق ہے؟ میں نے تو پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ فاروق شکیل کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا مگر اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شکیل کو یہ حقیقت بتائے کہ میں تمہیں یتیم خانے سے لے کر آیا تھا اور پھر 2 سال بعد یتیم خانے واپس چھوڑ کر چلا گیا۔